Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. CUET PG LLM का एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है, जो 11th ऑफ मार्च के बाद कभी भी होगा। CUET PG LLM के एग्जाम में अब आज से अगर हम देखें तो 2 महीने लगभग आपके पास बचते हैं। पूरे 2 महीने भी नहीं कहेंगे, लगभग 2 महीने आपके पास हैं। और अगर इसका सिलेबस देखा जाए, बार बार जब भी मैं CUET PG LLM की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात जरूर करती हूँ, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है कि मतलब आपने शायद पूरा LLB में जितना पढ़ा होगा मिला के, हर सेमेस्टर में जितना पढ़ते थे वो तो इसके आगे बहुत छोटा सा लग रहा होगा। पूरा LLB 3 साल, अगर 3 साल का LLB किया या 5 साल का LLB किया, सबको मिला के अगर पढ़ते होंगे ना तो वो पूरा उठा के सिलेबस दे दिया है, या कुछ ज्यादा ही दे दिया है। थोड़ा सा उसमें भी कम कह लो, वो भी शायद थोड़ा सा कम लगेगा, ये तो और ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कई एक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपने अपने LLB में नहीं भी पढ़े होंगे। तो पूरा सिलेबस अगर देखें तो बहुत लेंथी सिलेबस है। इनफैक्ट जब उसके अंदर के सब टॉपिक्स भी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं तो वो भी हमें काफी डिटेल में देखने को मिलता है। डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग है, स्टूडेंट्स इस चीज को लेके परेशान भी है। इसी पर आज मैं डिटेल में बात करूंगी। हालांकि काफी वीडियोस इससे पहले भी मैं लेके आ चुकी हूँ, लेकिन अब 2 महीने की स्ट्रेटेजी को, जो आपके हाथ में, जो आप कर सकते हो, उसको मद्देनजर रखते हुए आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे इस सेशन में। एंड कोई भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगी जो आपके लिए पॉसिबल ना हो, ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं। हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जितनी आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, और उतना करने से ही आप पेपर को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप CUET PG LLM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जो लोग भी इस पेपर में अपीयर होने वाले हैं। बिफोर दैट 15th ऑफ दिसंबर से हमारा अचीवर्स बैच स्टार्ट हो गया है CLAT PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, CLAT PG 2025 के लिए अचीवर्स बैच है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो इस बैच में। यहाँ पर 350 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। एंड मत भूलना ये वाला कोड यूज करना, कोड आपको यूज करना है MSING10 अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच को परचेज करने में। सेकेंडली, CLAT PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इन क्लास PDF होती है, दी जाती है, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। ये रहा मेरी अनअकैडमी स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस का इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कभी भी मेरी स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप एक बार इस QR कोड को जरूर स्कैन करें एंड कॉन्स्टिशिप की सीरीज को मेरे जाके चेक करें। वहां पर हर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को मैं ये सीरीज लेती हूँ, शाम को 4 बजे ये स्पेशल लाइव क्लासेस होती है। एंड जी हाँ, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं TPA पढ़ा रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि प्रॉपर्टी लॉज में पढ़ा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको लेक्चर अटेंड करने में तो मेक श्योर कि आप जाके एक बार जरूर चेक कर लो एंड TPA अपना कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉज आपका CUET PG LLM में भी आने वाला है। तो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रही हूँ, सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। कमिंग टू नेक्स्ट की टेलीग्राम अगर चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये वाला चैनल ज्वाइन करने के लिए QR कोड को स्कैन करो, ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। हमेशा कहती हूँ, कोई पहली बार नहीं कह रही हूँ, फिर से वही चीजें रिपीट कर रही हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले मेजर लॉज को कंप्लीट करना है। अब मैम ये मेजर लॉज और माइनर लॉज क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो मेरा जाके देखना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने जहां पर माइनर लॉज की अलग लिस्ट बनाई थी, मेजर लॉज की अलग लिस्ट बताई थी। मैंने ये भी बताया था आप कैसे कैसे टैकल कर सकते हो। तो कमिंग टू द मेजर लॉस, सबसे पहले मेजर लॉस क्यों कवर करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली बात कि भाई उससे क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें बिल्कुल भी ऐसे चांसेस नहीं होते कि हो सकता है स्किप कर दिया जाए, ठीक है। सेकेंड थिंग ये होता है कि पूरा का पूरा तो मतलब वो करेंगे कवर, पूछेंगे। सेकेंड चीज ये होती है कि ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। मतलब कभी अगर एक सब्जेक्ट से सोच रहे होंगे वो 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक सब्जेक्ट से सोच रहे होंगे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेजर होगा जिसका नंबर आएगा कि 5 क्वेश्चन इससे पूछ लेने चाहिए। दूसरी चीज, सिलेबस ज्यादा होता है, तो इसको लास्ट में अगर पढ़ते हो तो बहुत पैनिक वाली प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में इसको पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम दे पाओगे, ज्यादा अटेंशन दे पाओगे और काफी सिलेबस कम समय में कवर कर पाओगे। माइनर पहले कर लोगे, डेफिनेटली छोटा लगता है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये होता है माइनर के साथ कि माइनर हम जितना ही जल्दी पढ़ते हैं उतना ही हम जल्दी माइनर को भूल भी जाते हैं। तो माइनर के साथ ये समस्या हो सकती है कि आप भूल जाएंगे और फिर से आपको रिवाइज उतना ही उसी टेंडेंसी के साथ करना पड़ेगा जैसे आपने इसको पढ़ा था।
ऑन दी अदर हैंड मेजर लॉज का क्या होगा, ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे भी पढ़ा होगा। अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये डेफिनेटली मेजर लॉज तो आपने कुछ पढ़ ही रखे होंगे, जिसमें आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसमें सीपीसी आता है, जिसमें सीआरपीसी है, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है, इंटरनेशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है। ये सारे सब्जेक्ट्स है बेसिक जो मेजर लॉज में आते हैं और जो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन के लिए सबने पढ़ा होगा। इसलिए मेजर लॉज को पहले कंप्लीट करने को कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज आपकी फोटे है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आप पढ़ चुके हो, आप उसको पढ़ के रिवाइज करके किनारे रख सकते हो, आप उस पर क्वेश्चंस लगा सकते हो। मेजर लॉज पे पहले अगर कवर करने की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगी कि क्वेश्चंस पे फोकस करना rather देन थ्योरी। थ्योरी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, थ्योरी को आप किनारे रख सकते हो, क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करना। और जब क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिक आप पीछे की चीजों को रिवाइज कर सकते हो। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा, जो भी आपको लगेगा ये टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस टॉपिक में नहीं है, आप देन एंड देयर जाके वहां पे उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। इस तरीके से कवर करो। 2 महीने बचे हुए हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ये एकदम सही बात है। तो जब सही सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो क्यों पढ़ के पता लगा 10% भी सिलेबस ना कवर कर पाए, तो उसमें आपको कोई फायदा तो नहीं होने वाला ना। तो मेक श्योर कि भाई आप ऐसा करें कि आप उतना पढ़े जो आप वहां पे परफॉर्म भी कर पाए और उसको निभा पाए, और आपको बाद में रिग्रेट भी ना फील हो कि मैंने ये क्यों पढ़ लिया, मैंने वो क्यों पढ़ लिया, मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए था। ऐसे शब्दों से, ऐसी लाइनों से बचने के लिए, ऐसी सोच से बचने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, प्रायोरिटी आपकी क्वेश्चंस होनी चाहिए। क्वेश्चन जब लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मेजर लॉज आपको पहले करना है, देन आपके माइनर लॉज आएंगे। माइनर लॉज आपके ज्यादा हैं एज कंपैरिजन टू मेजर लॉज। माइनर लॉज आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एंड उसमें काफी हद तक ऐसे लॉज होंगे, मतलब 50% हो सकता है आपने पढ़ा हो और 50% हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, 40-60 का भी रेशियो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम गेम चेंजर की बात करें तो गेम चेंजर यही माइनर लॉस भी होते हैं। तो आप कहोगे मैम अभी तो कह रही थी मेजर कंप्लीट कर लो। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनर के चक्कर में मेजर को ना भूल जाना, मेरा मतलब ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजर के चक्कर में मेजर ही करते रह जाओ, माइनर को भूल जाओ। माइनर को भूलना नहीं है। माइनर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि मेजर लॉस सबको आता है। मेजर सबने पढ़ रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, थोड़ा बहुत सबको पता है हर सब्जेक्ट के बारे में, वो नहीं भी पढ़ के जाएगा। माइनर में तो क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने कभी खोल के भी नहीं देखे होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा इसमें कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है। तो इस वजह से माइनर लॉज आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी आप चाहें तो कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ सकते हैं, इस पे मैं अभी आगे बात करूंगी। लेकिन माइनर लॉस को सेकेंड में रखना। एक और तरीका हो सकता है साइमल्टेनियसली कवर करने का। साइमल्टेनियसली का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपका जो टाइम टेबल बनेगा, आप उस टाइम टेबल में साथ साथ लेके चल सकते हो कि आपको मेजर, आपको जो आता है रिवाइज करना है, वो मेजर आप रिवाइज करो और उसके साथ ऐसा माइनर रखो जो आपको एकदम फ्रेश पढ़ना है। ऑन दी अदर हैंड, जो मेजर आपको नया पढ़ना है, आपने कभी नहीं पढ़ा है लेकिन आपको नया पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कंपनी लॉ, कंपनी मेजर है लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं पढ़े हैं, तो कंपनी अगर आपको मेजर है, पढ़ना है नया, तो अब उसके साथ ऐसा माइनर लगाइए जो आपको रिवाइज करना है। कहने का मतलब ये है कि दोनों शिफ्ट में कुछ नया मत पढ़ो। ठीक है, मतलब दोनों शिफ्ट में ही नया मत पढ़ो, एक शिफ्ट में नया पढ़ो, एक शिफ्ट में रिवाइज करो। ऐसे करेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा और आपको ये नहीं लगेगा कि पूरे दिन में आपको बार बार याद करना पड़ रहा है, हर चीज नई मतलब बैठानी पड़ रही है दिमाग में। अगर एक पार्ट पे मेहनत करना पड़ेगा नया दिमाग में बैठाने के लिए, तो ऑन दी अदर हैंड वो कंपेंसेट हो जाएगा दूसरी चीज से जिसमें आपको नया दिमाग में बैठाना नहीं रहेगा। इन चीजों की मैंने बात करी। ठीक है, तो माइनर लॉज और मेजर लॉज मेन तो यही है ना। इस बार तो पार्ट ए हटा दिया है, तो ना इंग्लिश आनी है, ना रीजनिंग आनी है, ना जीके आनी है, ना ही आपका कुछ और सेक्शन जो मैथ्स वगैरह आता था वो भी नहीं आएगा। तो अब तो सिर्फ लॉ की लड़ाई है, और लॉ की लड़ाई में तो आपको पता है कि सारे लॉ के ही होंगे, क्योंकि एलएलएम के लिए जा रहे हैं तो एलएलबी वाले होंगे ना। तो एलएलबी में तो लॉ पढ़ चुके हैं ना, अब तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ भाई उनका हो सकता है लीगल एप्टीट्यूड अच्छा हो, किसी और का ना अच्छा हो। तो सबने लॉ पढ़ रखा है। अब जब सबने पढ़ रखा है वो अलग बात है, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसी ने काम चलाऊ पढ़ा है, किसी ने सारे लॉज पढ़ रखे होंगे, किसी ने कुछ नहीं पढ़े होंगे, ऐसा होगा।
तो यहाँ पर अब आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुक्के में कुछ चल जाएगा, क्योंकि पार्ट ए में ऐसा होता था कि हाँ ठीक है भाई लगा के देख रहे हैं, निकल गया, हो गया, इंग्लिश में पता नहीं आंसर सही होगा नहीं होगा, वहां पर करा वो सही हो गया, पता लगा। तो ये सारी काफी जो चीजें थी वो इस बार प्रिडिक्टेबल वाली हट गई हैं। अब क्या होगा कि अनप्रिडिक्टेबल वाली हट गई है, प्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ गई है, जिसमें ये होगा कि आपको जो आता है आप वही परफॉर्म करोगे। No harm in leaving some topics. Yes, absolutely. There is no harm in leaving some of the topics if you are not interested in covering all of the syllabus, because आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ के जा सकते हो। कितना छोड़ के जा सकते हैं? देखो 80% तो कवर करके जाना ही जाना है। 80% कवर करना है, 20% के साथ यू कैन कॉम्प्रोमाइज। ठीक, अब उस 20% में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? ये वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं, नेवर स्टडीड एंड यू हैव नो इंटरेस्ट। जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करेगा तभी आप उस पेपर को छोड़ोगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है मैं पढ़ ले जाऊंगा, तो पढ़ो। जैसे आरटीआई एक्ट है ना, तो आरटीआई एक्ट का आने वाला है सीयूईटी में। अब बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ रखा है, पढ़ नहीं रखा है। सबको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ऊपर ऊपर से सबको पता है 2005 का एक्ट है और भाई क्या है, लेकिन पढ़ लोगों ने नहीं रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं होगा, आरटीआई में सबका इंटरेस्ट होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ऑन दी अदर हैंड टैक्सेशन है, अब टैक्सेशन सबके बस की बात नहीं है, तो ये वो पर्सन जिसका मैथ से लेना देना नहीं है, वो पर्सन जिसका कॉमर्स से लेना देना नहीं है, वो पर्सन जिसको कमर्शियल में इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि वो टैक्सेशन में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है और उसने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो फिर वो सोचेगा इस मोमेंट पे मैं टैक्सेशन क्यों उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है उसको गाइड करने वाला भी कोई ना हो, इसलिए वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, अगेन हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो। अच्छा, हम लोगों के जैसे ऑप्शनल में होता था, तो आपके यहाँ भी किसी किसी के यहाँ पेनोलॉजी विक्टिमोलॉजी ऑप्शनल में रहा होगा, तो किसी ने हो सकता है ऑप्शनल में कुछ और लिया हो। विमेन एंड चिल्ड्रन लॉ ये होता था हमारे ऑप्शन में, पेनोलॉजी विक्टिमोलॉजी भी होता था। तो जैसे किसी ने विमेन लिया तो उसने पेनोलॉजी नहीं पढ़ा, जिसने पेनोलॉजी पढ़ा उसने विमेन नहीं पढ़ा, तो इस वजह से ये दोनों का भी है। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्ट है, तो अब आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई बहुत अलग नहीं करना है आपको। इनफैक्ट मैंने आप ये भी बताया है, फिर से बता रही हूँ कि हमने अंतिम बार सीरीज चलाई है आपकी सीयूईटी पीजी एलएलएम के लिए, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री वाईटी बैच है आपका ये सीयूईटी पीजी एलएलएम के लिए। इसमें हम ढेर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे मेजर लॉज है तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो आपके माइनर लॉज है उसमें मैं पूरा का पूरा करूंगी। जैसे विमेन लॉ को लेके मैंने पूरा एक बनाया वीडियो, तो उसमें सारे जितने लॉज थे वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए। अब मैं चिल्ड्रन पर लेके आऊंगी, उसमें मैं वो सारे लॉज को इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। ऑन दी अदर हैंड मैंने एक और अभी लेक्चर निकाला जिसमें टीपीए मेजर में है, तो मेजर में आता है, टीपीए का सिलेबस बहुत बड़ा है। मैंने आपको ये भी बताया कि मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस में टीपीए ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, तो आप वहां आके ज्वाइन कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आप टीपीए फ्री में पढ़ लोगे। दूसरा, मेजर जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर मैं अलग से वीडियोस बना ही रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ ये पूरी सीरीज आपकी चलने वाली है। 11 मार्च आपका जब भी पेपर पड़ेगा, मतलब तब तक ये सीरीज आपकी चलेगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर फॉलो करो, एक बार जाके जरूर इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर जाके चेक करना, ठीक है। आपके लिए सब बेनिफिशियल है, जो पढ़ो वो कम है। एमसीक्यू का पेपर है भाई, भले 75 क्वेश्चन आने, लेकिन एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, बहुत ज्यादा वेटेज है। तो जब इतना ज्यादा वेटेज है तो हम क्यों मात खाएंगे, हमें तो फिर इतना पढ़ना पड़ेगा ना कि हम अच्छा खासा स्कोर कर सकें। भले क्वेश्चन कम है, मार्क्स तो ज्यादा है और फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो फिर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जो टॉपिक्स पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, कुछ टॉपिक्स छोड़ के जाना चाहते हो छोड़ दो, जो तुक्का मारने वाला सेक्शन होगा उसमें तुक्के मार लेना जो नहीं पढ़ के जाओगे, लेकिन जो पढ़ के जाओगे उसमें तुक्का नहीं मारना पड़े। ऐसे खुद को रख के जाना है कि वो हम अच्छे से पढ़ के जाएं। ऑन दी अदर हैंड जब आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, तो जो टॉपिक जैसे आपने पहले से तैयारी कर रहे हो, मान लो किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो जुडिशरी वगैरह की, तो फिर आप देखो ध्यान से ये बात कि वो आपका मैच हो रहा हो। अगर आपने जो चीज पढ़ रखी है तो उस पर वापस से टाइम मत वेस्ट करो, उसको क्विकली रिवाइज करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ना ज्यादा है और बार बार एक एक चीज पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। रिवीजन होना है, लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा 2 रिवीजन करो, लास्ट में एक बार को कर लेना जब मार्च का टाइम आएगा। अभी जनवरी और फरवरी पूरा अपना पढ़ने में इन्वेस्ट करो, रिवीजन करते जाओ, जो पढ़ते जाओ, लेकिन एक बार पढ़ लिया अब बार बार नहीं, ठीक है। 2 बार रिवाइज करो अभी के लिए, जन और फेब में, और लास्ट रिवीजन एक तीसरा मार्च में पूरा कर लेना, जल्दी वाला। तो नोट्स अभी अगर बना रहे हो तो वो नोट्स भी काम आ जाएंगे।
कमिंग टू नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 2 महीने का अगर मेरे पास टाइम होता, मेरा कोई एग्जाम लगा होता, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती। जुडिशरी वगैरह के जो लोग पेपर देते हैं वो लोग ये चीज देखते होंगे कि जब नोटिफिकेशन आता है तो पढ़ने का टाइम नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। PYQ, और जबकि उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं आते जितने आपके CVT के पेपर में आने वाले हैं, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चंस लगाने के अलावा, आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए। कौन से क्वेश्चन लगाए मैम, PYQ तो है ही नहीं। कोई बात नहीं ना, सब्जेक्ट्स पता है ना, सिलेबस पता है ना, बस वही टॉपिक है। जुडिशरी की किताबें होंगी, जुडिशरी के क्वेश्चंस लगाओ। क्लैट PG की किताबें होंगी, क्लैट PG के क्वेश्चंस लगाइए। नेट की किताब होगी, नेट के क्वेश्चंस लगाओ। कोई भी आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाने से मतलब है। इनफैक्ट यूजी के लिए भी जो आपके पास होता है, यूजी वगैरह में भी सिलेबस के लिए आपके पास अगर कोई भी किताब थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो। आपको बस अपना फायदा देखना, आपको ये देखना है कि भाई मुझे कितने हद तक इससे फायदा मिल रहा है, कितने हद तक हेल्प हो रही है। और क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके साथ एक एनालाइजेशन वाली जो बात आती है ना, वो फ्री में चल के आती है, वो आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ा देती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि उठा के लिया, लगाया और बंद करके रख दिया। आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी अगर आपको ये लगता है कि आपने क्वेश्चन लगाया, आपने आंसर देख लिया और आपको याद हो जाएगा। नहीं, हमें कभी भी याद नहीं होता है। हमेशा मैं कहती हूँ एक सेट उठाओ कि आज मुझे इतने क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आपने एक 100 क्वेश्चन का सेट उठाया, ठीक है, 100 क्वेश्चन का जब सेट उठा रहे हो लगाने के लिए, तो उस वक्त एक एक क्वेश्चन पे एक एक आंसर मैच नहीं करोगे। आपको करना क्या है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन पूरा एक टाइम लो। जैसे 75 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है, ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स का, उस हिसाब से आप 100 क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल लो कि कितना है। मान लो मैं कहती हूँ 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे ले लो 100 क्वेश्चन के लिए। तो अब 2 घंटे का टाइमर चलाओ और फिर 100 क्वेश्चन का ये सेट लगाओ उसी तरीके से जैसे आप हॉल में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो। एंड जब 100 क्वेश्चन का आप वैसे लगाओगे, अब उसके बाद लगाने के बाद यू टेक सम ब्रेक लेने के बाद आप क्या करिए, अब आंसर की लेके बैठिए। जब आंसर की लेके बैठिए तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनका आंसर क्या है। लेफ्ट आउट का आंसर सबसे पहले देखो, फिर उसके बाद देखो, फिर तो मैच करोगे क्या गलत हो रहा है क्या सही, फिर देखो रॉन्ग वाले कितने हुए हैं, फिर देखो करेक्ट कितने हुए हैं। अब अपना एक स्कोर निकालो, CVT के हिसाब से ही निकालो, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दो एंड CVT के हिसाब से एक स्कोर निकालो। अब आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई अगर 100 में से इतना आ रहा है तो 75 में से मेरा कितना आ सकता है। या मैं कह रही हूँ ज्यादा अप्रोप्रिएट देखना है तो 75 क्वेश्चन का ही सेट लेके बैठ सकते हो। अब जब आपने ये चीज पूरी एनालाइज कर ली होगी तो इसके बाद अब आपको एक रेशियो समझ में आ जाएगा, मेरे कितने गलत थे, मेरे कितने सही थे और मैंने कितना छोड़ा। ठीक है, ये पूरा एक रेशियो आपको मिल जाएगा। अब उसी पे आपको इम्प्रूव करना है। करेक्ट के बाद आपको ये देखना है करेक्ट में भी कि मेरे कितने किस सब्जेक्ट में सही हुए हैं और कितने किस सब्जेक्ट में गलत हुए हैं, उससे आपको एक सब्जेक्ट का आइडिया मिलेगा। यही आपका मेन काम होता है। जब आप लास्ट डेज में प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कुछ नया नहीं पढ़ा जाता है, उस वक्त पे अपने वीक एरियाज पे काम किया जाता है। और वीक एरियाज पे काम ऐसे ही होता है जब आप खुद को एनालाइज करोगे। कोई आपको आके बताएगा नहीं कि भाई साहब आपका ये कमजोर है, भाई साहब आपका ये नहीं सही है। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि ऐसा भी नहीं हो सकता, हो सकता है आज 100 क्वेश्चन का सेट लगाए हो सकता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 10 सवाल थे, 10 के 10 सही थे। ये कल को ये भी हो सकता है कि 10 के 10 गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एक एवरेज देखना है। जब आप कम से कम 5 से 6 सेट लगा लो इतने इतने क्वेश्चन का, तब आपको एक ग्राफ अपना बनाना है कि हाँ भाई पहले में इतना था, दूसरे में इतना था, ये ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है या ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है या नीचे से ऊपर है, समझना पड़ेगा आपको। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आपको ये समझना पड़ेगा। खुद को जिसने एनालाइज कर लिया ना, फिर उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। आपको भीड़ में नहीं चलना है कि वो भी फलाने दे रहे हैं पेपर तो हमें देना है। आपको समझना पड़ेगा मैं पेपर क्यों दे रहा हूँ या क्यों दे रही हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, करती हूँ और कहाँ पर मुझे वर्क करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेरी बात मानो, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आराम से। एक सब्जेक्ट पर 500-600 क्वेश्चंस निकालो और उतने कम से कम लगा डालो, क्योंकि मुश्किल से हर एक सब्जेक्ट पर 2 से 3 सवाल आएंगे, इससे ज्यादा आने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस आने हैं, 30 से 35 तो आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हर एक सब्जेक्ट से 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी 70 क्वेश्चन हुआ। मैं कह रही हूँ ऐसा भी हो सकता है कि सारे माइनर लॉस से ना भी पूछा जाए, खाद को स्किप भी कर दें, फिर भी मैक्स टू मैक्स जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं वो, मतलब चांस ही नहीं है। फिर उनको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इन दैट केस क्यों इतनी मेहनत करनी, पूरा पूरा पढ़ के क्या करोगे, जब पूरा पढ़ोगे तो पूरा रिवाइज भी करोगे।
रादर क्या करो, जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ लो कौन कौन से एरिया पे मैंने गलत किया था, उसको अलग से कॉपी में नोट करते रहो। जैसे रॉन्ग वाला मैंने बताया ना, तो उसको नोट कर लो कि मैंने कौन से टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक गलत किया था, और उसी को रिवाइज करना बाद में। ये एक तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट, डेली टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने इतना बड़ा सिलेबस पड़ा है, जब आपके पास समय कम है, तो आपके लिए डेली टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैंने कहा है, अपने पूरे के पूरे टाइम टेबल में, पूरे दिन को 4 में डिवाइड कर लो। 4 में डिवाइड करना है, इक्वल बिल्कुल भी नहीं डिवाइड करना है, अलग अलग, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्शन जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जिसको दे रहे हो वो होगा मेजर वाला पोर्शन, उससे कम टाइम जिसको दे रहे हो वो होगा माइनर वाला पोर्शन, उससे कम टाइम जिसको दे रहे हो वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टाइम, एंड देन होगा लास्ट सबसे कम वाला टाइम रिवीजन का। क्योंकि पहली बार पढ़ो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, उसके बाद फिर रिवाइज करोगे कम टाइम, फिर रिवाइज करोगे कम टाइम, ऐसे ऐसे ये होता चला जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। 4 शिफ्ट में तो आपको बैठना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके साथ अमेलगमेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना मेजर वाला जब आप शिफ्ट में बैठ रहे हो तो आप क्वेश्चन ही लगा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप एनालाइज भी फिर इसी टाइम में करो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेके आप इसी टाइम में फिर क्वेश्चन भी एनालाइज करो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने डेली को 3 में डिवाइड भी कर सकते हो, मेजर, माइनर और रिवीजन। मेजर के टाइम पे क्वेश्चंस लिया, लगाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, एनालाइज करा, खत्म किया, मतलब उस टॉपिक्स को पढ़ लिया, उन टॉपिक्स को पढ़ लिया जो गलत किया था। फिर थोड़ा ब्रेक लिया, जब दूसरी शिफ्ट में आए तो माइनर के लिए क्वेश्चंस लगाया। माइनर के लिए हालांकि क्वेश्चंस हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ना भी मिले, ये भी सीन हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर बेयर एक्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बेयर एक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि माइनर में बेयर एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर आपने क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। जितना पढ़ते जा रहे हो उतना रिवाइज करते जाओ, ठीक। नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसीलिए जो पढ़ना है एकदम तगड़ा पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है वो एकदम छोड़ देना है, ठीक। जितना करके आएंगे, अगर 75 है, अगर 75 में 65 का टारगेट बनाया है, तो इस 65 के टारगेट को हम बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे। 65 to 70 के बीच में हम करके आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देंगे। और ये तभी हो पाएगा जब डेली का वो सेट लगाओगे और नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रख के लगाओगे, तब आपको पता चलेगा मुझे कितना सही करना है, मुझे कितना गलत हो रहा है। अगर आप ये भूल गए, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर दिया, तो डेफिनेटली आप वो 75 क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। क्वेश्चन इतने है ही नहीं कि जिसमें आप खेल सको, समझ रहे हो मेरी बात को। इतने कम क्वेश्चन है कि आप इसमें खेल ही नहीं सकते हो। आपको जो करना है एकदम सटीक करना है। आप अगर इसमें बिल्कुल खेलने वाले पे आ जाओगे ना, तो आपके हाथ में 30-35 नंबर लगेंगे, और 30-35 नंबर में क्या पता आपको कुछ ना मिले, आपके मन का ना मिले, फिर क्या करोगे। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि 75 में मेरे 65 मार्क्स आ जाएं। ये टारगेट होना चाहिए कि 65 तक मार्क्स आ जाएं, और वो तब आएंगे जब 75 में 75 भी करके आओगे शायद, इस वजह से। और नहीं तो 70 तक तो करना ही पड़ेगा। इससे कम क्या करोगे, इससे कम करोगे तो कहीं पे अप्लाई नहीं करोगे। तो नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर नहीं करना है। यू डोंट हैव टू इग्नोर योर नेगेटिव मार्किंग, ठीक। रिवीजन, जैसा कि बार बार कह रही हूँ, रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन पे ध्यान देना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, बहुत कायदे से रिवीजन करना है। ओवरऑल रिवीजन भी एक हो गया, टाइम टू टाइम रिवीजन। अच्छा, डेली टाइम टेबल जो बनाओगे वो आपको पूरा करना है, आपको उसके साथ बिल्कुल टिके रहना है। अपना अगले दिन का टारगेट आपको पता होना चाहिए, और जब सोने जा रहे हो तो आपको पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। ये कसम खा लो, आज का टारगेट कंप्लीट करके सो रहे हो, कल का टारगेट पता होना चाहिए, दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। एंड बिल्कुल टाइम टेबल में आपके ये भी रहे कि आप एक बिल्कुल अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, एक सिंक में। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, वो सब एक सिंक में रहना चाहिए। ये ग्राफ बार बार ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि पता लगा 4 सेट लगाए बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप ऐसी किताब लगा रहे हो जिसमें बहुत हलवा सवाल है। तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि आप CUET के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो। CUET के लिए आपके पास बहुत क्वेश्चंस है नहीं, ऑनलाइन भी था, वो भी अवेलेबल हो नहीं पा रहा है लोगों को, तो आपको खुद से ही पढ़ के जाना है। तो आप तो अपने ही हिसाब से आप अगर खुश हो जाओ कि भाई मुझे तो सब आता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी भी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो आप उसको बस करते जाओ। आप उसमें कहीं पे भी कॉन्फिडेंस रखिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा, क्योंकि फिर आप सफर कर जाओगे। हो सकता है अगला पर्सन जो है वो बहुत स्टैंडर्ड किताब लगा रहा है,
स्टैंडर्ड किताब के चक्कर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगा रहा है, उसके वो सही हो रहे हैं और आपको पता लगा कल को वो क्वेश्चन मिल जाए तो आप लगा ही ना पाओ। ठीक है, हालांकि इतना टफ क्वेश्चंस की उम्मीद मत करना, ठीक ठाक पेपर ही आने वाला है, आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। जब सिलेबस कम होता तो वो उसमें टेक्निकलिटी काफी दिखा सकते थे, लेकिन सिलेबस इतना वाइड है ना, तो वो मेजर और इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे। तो अब आपके पार्ट पर ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस नहीं किया। अगर आपने इंपॉर्टेंट पार्ट को छोड़ के हल्के फुल्के पे ध्यान दिया जो नहीं आने वाला है, तो फिर ये आपकी गलती है। रिवीजन, जैसा कि मैंने कहा भाई, टाइम टू टाइम रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। एक तो आपको डेली बेसिस का रिवीजन करना है, ठीक है, जो भी आपने आज माइनर पढ़ा, जो भी आपने आज मेजर पढ़ा, उसी दिन का उस दिन रिवाइज मत करो। उस दिन का तो उस दिन सबको याद रहता है। आज जो पढ़ रहे हो नेक्स्ट डे रिवाइज करो। आज जो पढ़ा है उसको अगले दिन रिवाइज करो। जब पहले पढ़ने बैठो, जब पहले मेजर पढ़ने पहली शिफ्ट में बैठ रहे हो, तो कल के मेजर का रिवाइज कर लो, आज के कल के माइनर का रिवाइज कर लो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका पूरा चलेगा। फिर एक वीकली रिवीजन रखो। 2 रिवीजन जो मैंने कहा है वो यही है, एक डेली पार्ट पर होगा, एक वीकली। एक दिन पहले जो पढ़ा है वो डेली वाले रिवाइज करोगे। अब ये मत करना कि दूसरे दिन जो पढ़ने जा रहे हो फिर पहले तीसरे दिन। देखो मैं बताती हूँ, सेकेंड डे पे किस दिन का रिवीजन करोगे? फर्स्ट डे का। ठीक, थर्ड डे पे कौन से दिन का रिवीजन करोगे? सेकेंड डे का। अब ये मत करना कि फर्स्ट और सेकेंड का कर रहे हो, फिर पता लगा फोर्थ को क्या कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कर रहे हो। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो टाइम ही नहीं बचेगा, सिर्फ रिवाइज करने में चला जाएगा। मान लो मेजर वाले स्लॉट को तुमने 3 घंटा दिया था, अब 3 घंटे में पता लगा तुम 2 घंटा रिवाइज ही कर रहे हो, 1 घंटा तुम नया पढ़ रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जब रिवाइज करोगे तो सिर्फ 1 दिन पहले का करोगे। ये आपका जो प्लान होगा पढ़ाई वाला, जो स्टडी प्लान होगा, स्टडी प्लान आप अपना रखोगे सिर्फ 5 डेज का। ठीक है, 5 डेज का रखो एंड कीप योर सैटरडे एंड संडे ऑफ फॉर रिवीजन। ये आपका वीकली रिवीजन होगा। सैटरडे और संडे वाला आपका वीकली होगा, जिसमें आप पूरे हफ्ते का रिवाइज करोगे। पूरे हफ्ते का मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे का। ठीक है, मतलब किसी भी 3 दिन या 2 दिन जैसे करके सैटरडे संडे को रिवाइज कर सकते हो। ठीक, ऐसे कर लिया आपने। और फिर जो मंथली वाला रिवीजन है वो आप करोगे मार्च में। वो आप मार्च में करोगे, फेब में मत करना, जनवरी का फेब में मत करना। मंथली रिवीजन आपका मार्च में होगा। किस किस महीने का? जैन एंड फेब का। जैन एंड फेब का आपका रिवीजन होगा मार्च में। ठीक है, पूरा कंप्लीट। और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि रिवीजन इज द ओनली की टू अटेन योर सिलेक्शन। दैट्स इट। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब इसको कैसे रखना है मैम? कहीं से खरीद के लाना है? मार्केट में मिलता है? कहीं नहीं मिलता है, अपने अंदर होता है। बस अपने अंदर है, उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? आपको जिस चीज में भी खुशी मिलती हो, किसी भी चीज में जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती हो, आपकी कोई ना कोई एक हॉबी होगी। ठीक है ना, हर किसी की एक हॉबी होती है। किसी को योगा पसंद होता है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद है, मतलब सुनना नहीं पसंद है, गाने पसंद है, किसी को गेम्स पसंद होते हैं। ठीक है भाई, किसी को वर्कआउट पसंद होता होगा, हैवी वर्कआउट, किसी कोई जुम्बा कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, ये सारी चीजें अलग अलग होती होंगी। ठीक है, फाइंड योर हैप्पीनेस, टेक आउट सम टाइम इन अ डे। मैंने आपसे कहा 3 मोटे मोटे स्लॉट्स आप बना रहे हो, मेजर माइनर और रिवीजन। प्रैक्टिस मैंने उसी में एमैल्गमेट कर दिया, मेजर माइनर और रिवीजन। मेजर और माइनर, अगर आपका मेजर सुबह या दिन का है, माइनर आपका रात का है, तो फिर शाम के टाइम में, मतलब आप, वही बात है, या तो मॉर्निंग, मैं तो इवनिंग को कहूंगी, क्योंकि कम से कम थोड़ा जब पढ़ चुके हो तो रिफ्रेशमेंट मिलेगा। मॉर्निंग में तो ऐसे ही आदमी सो के उठता है, फ्रेश रहता है। ठीक है, अगर डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज योगा करते हो वो एक अलग चीज है, बट इवनिंग में आप एक जरूर फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो। ठीक है, कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी इवनिंग में जरूर करना। फ्रेश एयर लेना, कुछ ना समझ में आए सिंपल वॉक करने चले जाना, लेकिन करना। तो इससे क्या होगा ना, जो भी आपने पढ़ा है उसको सेट करने के लिए दिमाग में आपको रिलैक्स करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड में चीजें होती है, सब कॉन्शियस में ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा सूद करना होता है खुद को, अपने दिमाग को रेस्ट देना होता है। भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे, कुछ नहीं आएगा, कुछ रुक ही नहीं पाएगा। थोड़ा भरोगे, फिर उसको रेस्ट दोगे, उसको सेट होने में टाइम लगेगा, फिर थोड़ा भरोगे, फिर सेट होने में टाइम लगेगा। नींद
और ये आपकी एक्सरसाइज, डांस, ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो उसको सेट करने में मदद करती है, उसको सबकॉन्शियस में भेजती है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों पे ध्यान जरूर दो। पॉजिटिव एटीट्यूड, मन को पॉजिटिव रखना है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ उतना ही करना है जितना कर पाओ। अगर गोल्स को अपने बहुत ज्यादा सेट कर लोगे ना तो उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोशिश आपको क्या करनी है कि जो आप कर पाओ आप वही करो, ठीक है। मतलब जितना आप कर सकते हो आप उसी को फॉलो करो। अगर आप कहोगे कि मैं पूरा स्टार्टिंग से सारे के सारे जितने सब्जेक्ट है 30-35 सब्जेक्ट मैं सबको पढ़ने वाला हूँ, कोई फायदा नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। 10 से 20% भी सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है। सिलेबस जाके देखो तो एक बार, डाउनलोड तो करके देखो एनटीए की वेबसाइट से, मैंने भी डिस्कस किया है सिलेबस, कितना लेंथी सिलेबस है। अगर एक एक यूनिट पढ़ने बैठ जाओगे ना तो फिर तो हो चुका भाई, 1 महीना खाली एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में लग जाएगा। सेमेस्टर का सिलेबस होता था उससे ज्यादा सिलेबस है वो। तो आपको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टॉपिक देखो, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लगाओ, उतना करो जितना कर पाओगे। और जब थोड़े छोटे टारगेट्स रखोगे तो उसको अचीव भी कर लोगे और खुश भी रहोगे। और ऐसा नहीं कि वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको वहां पे एमसीक्यू ही मिलने वाला है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। तो जब एमसीक्यू मिलने वाला है तो एमसीक्यू लगाने से फायदा क्या होगा, हम वही चीज लगा रहे हैं जो हमको एग्जाम में मिलेगी, हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं, हम सिर्फ वही लगा रहे हैं, इसलिए हमको फायदा मिलेगा। हम भाग नहीं रहे इधर उधर, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से मन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जिस भी चीज में खुशी मिल रही है उसको फॉलो करो, मन अच्छा रखो, डेली टारगेट्स को कंप्लीट करोगे तो अगले दिन जरूर नए टारगेट को शुरू कर पाओगे। पेंडिंग होता चला जाएगा, मन भारी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट सीयूईटी पीजी के लिए लास्ट 2 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो मेक श्योर जनवरी फरवरी का ये पूरे 2 महीने जो आपके पास है इसको बिल्कुल आप 2 महीना क्या 1.5 महीना इसमें से ले लो पढ़ाई के लिए, और आखिरी के आधा महीने को रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद अंतिम वार सीरीज वाले लेक्चर जरूर जाके देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।